जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कौन-कौन से पर्सन्स कॉम्पिटेंट हैं और कौन-कौन से पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट हैं। और वो पर्सन्स जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकॉम्पिटेंट हैं, अगर कोई उनके साथ किसी तरह से किसी एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उन पर्सन्स के अगेंस्ट उनकी लायबिलिटी क्या होगी, या उन पर्सन्स की, उन इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स की ऑब्लिगेशन क्या होगी, लायबिलिटी क्या होगी। इस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कौन-कौन से पर्सन्स क्या हैं, कॉम्पिटेंट हैं। सेक्शन 11 कहता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि वो पर्सन जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लिया हो। पाकिस्तान में एज ऑफ मेजॉरिटी कंसिडर की जाती है 18 ईयर्स का जो भी चाइल्ड होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उसको अब क्या कहते हैं कि उसने एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लिया है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें 21 ईयर्स क्या होती है, एज ऑफ मेजॉरिटी होती है। वो कौन सी एक्सेप्शन है, ये हम आगे चल के देखते हैं। मतलब 18 ईयर्स का पर्सन का जो लड़की या लड़का होता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज ऑफ साउंड माइंड। मतलब वो पर्सन जिसका दिमागी तवाज़ुन क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसको भी किसी भी तरह की कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बेनिफिट्स क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट हो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो पर्सन क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। और उसके अलावा वो पर्सन्स, क्योंकि कुछ हम आगे चल के देखेंगे कि एक लॉ ने, गवर्नमेंट ने आपके आपके जो आइन है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कुछ पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो कहता है कि ये कुछ चंद पर्सन्स हैं, उन्हें अब हमें बता दिए हैं कि ये पर्सन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर वो पर्सन्स, उन पर्सन्स के अलावा बाकी सारे क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन-कौन इनकॉम्पिटेंट है। जी, पहला क्या है, माइनर, अंडर 18 जो पर्सन्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो क्या है, आपके माइनर्स हैं, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, वो लोग जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो एबनॉर्मल हैं, वो क्या हो सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। और लॉ ने कुछ पर्सन को क्या किया है, डिसक्वालीफाई कर दिया है। वो जहाँ पर उन्होंने लिखा, वो जो आपके फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, जो आपके एलियन एनिमीज होते हैं, जो कन्विक्ट्स होते हैं, जो जेल में पड़े होते हैं, और जो आपकी जिनको लॉ गवर्नमेंट या जिसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, वो क्या होते हैं, आपके कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। अब हम इन सारे जो हमने पढ़े हैं, इनकम्पिटेंसीज पढ़ी हैं कि माइनर का आपका क्या इनकॉम्पिटेंट है, अनसाउंड माइंड आपका क्या इनकॉम्पिटेंट है, और हमने पढ़ा है कि जो डिसक्वालीफाइड पर्सन हैं, जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हैं, वो क्या है, इनकॉम्पिटेंट हैं। अब हम इन सब को क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग्रीमेंट्स विद माइनर, कि पाकिस्तान में माइनर किस पर्सन को कहते हैं। इन पाकिस्तान ए माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड मेजॉरिटी विच इज 18 ईयर्स। अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है तो वो क्या है, माइनर कंसिडर किया जाएगा, वो मेजर नहीं होगा। एंड एक और केस है जिसमें 21 ईयर्स है। अगर एक यतीम है जिसके वालिद और वालिदा दोनों फौत हो गए हैं, तो उस केस में लॉ क्या करता है, आपका जो गार्डियन एक्ट है, वो उस यतीम के, उस ऑर्फन पर जो बच्चा है, उसके गार्डियन क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है। अगर लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ किसी यतीम के गार्डियन अपॉइंट कर देता है जो उसकी प्रॉपर्टी का देखभाल करेंगे उसके मेजर होने तक, उस केस में जो 21 ईयर है वो क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी है। अदरवाइज तमाम किसी में पाकिस्तान में जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 18 है। वो पर्सन जो बच्चा जिसने 18 ईयर्स का हो गया है, वो क्या हो गया, मतलब क्या मेजर हो गया है, वो किसी भी किस्म के कॉन्टेक्ट में एंटर हो सकता है, मतलब वो शादी भी कर सकता है। तो जो आपके 18 ईयर से कम बच्चों की पाकिस्तान में शादी होती है, वो लॉ की नज़र में, कोर्ट की नज़र में वो वैलिड नहीं होती, क्योंकि उससे कम पर्सन, क्योंकि आपकी जो शादी होती है, मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेटर फॉर्म में उसकी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होती है।
तो जब एक पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? तो लीगली अगर आप कोर्ट में जाएं तो कोर्ट उस शादी को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय ए माइनर। अगर आप किसी माइनर से कोई पर्सन गलती से एग्रीमेंट कर भी देता है तो उस एग्रीमेंट की क्या पोजीशन होगी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा? अब हम देखते हैं एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। वॉइड मतलब क्या है कि बस वो एग्रीमेंट का, उस एग्रीमेंट का कोर्ट की नजर में, कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं होगी। वो जस्ट एक लिखा हुआ खाली जिस कागज होगा, अदरवाइज उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लॉ की नजर में। अगर फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि अगर एक माइनर अपने आप को शो करे कि उसने एज ऑफ मेजॉरिटी क्या कर ली है, अटेन कर ली है, और सेकंड पर्सन जो दूसरा पार्टी है वो उस पे बिलीव करके माइनर के साथ क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। तो लॉ कहता है कि हालांकि इस केस में माइनर ने क्या किया है? फ्रॉड किया है, झूठा दावा करके क्या किया है? खुद को मेजर शो किया है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, लेकिन लॉ कहता है कि फिर भी माइनर लायबल नहीं होगा। माइनर किसी भी तरह की पेमेंट का, किसी भी तरह की उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि वो सेकंड पार्टी को डैमेजेस पे करे क्योंकि उसने फ्रॉड किया या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। यहाँ इस लिमिट तक, इस लेवल तक लॉ क्या कर रहा है? एक बच्चे को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। थर्ड पॉइंट है ए माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आपने चैप्टर 17 के लेक्चर सुने हैं पार्टनरशिप में, तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप में एक माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में आप उसको एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कि मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स होंगे उसमें माइनर का भी शेयर होगा, लेकिन पार्टनरशिप के लॉसेस जो होंगे उसमें माइनर का शेयर नहीं होगा, वो माइनर को शेयर नहीं होंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो माइनर होता है वो माइनर कैन नॉट बी पार्टनर अंटिल ही अटेन्स मेजॉरिटी। मतलब एक माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसको माइनर के साथ प्रॉफिट शेयर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टनर कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एक लीगल टर्म है कि ऐसा एक्ट जो आपने पहले किया हो, जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था। अगर आपने पार्टनरशिप की वीडियोस देखी है मेरी, तो वहां पर ये था कि 4 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। अगर इन चारों में से कोई एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बढ़कर कोई काम कर देता है तो लॉ उसको अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर बाकी पार्टनर उस पार्टनर की उस एक्ट को, उस काम को जो उसने अथॉरिटी से बढ़कर किया है, आगे चल के क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, उसको रेटिफाई कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी, हम उसने ये अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके ये काम किया, लेकिन हम उसके इस काम को एक्सेप्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने बाद में क्या कर दिया? रेटिफाई कर दिया। मतलब जो इशू था, जो उसने अपनी अथॉरिटी को, अथॉरिटी से बाहर काम किया था, वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर एक माइनर ने माइनॉरिटी की एज में किसी पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब माइनॉरिटी की एज में तो वो क्या है? वो एग्रीमेंट वॉइड है। उसके अगेंस्ट, तो माइनर के अगेंस्ट वो पर्सन कुछ भी केस या कोई सू नहीं कर सकता, कोई लायबिलिटी क्लेम नहीं कर सकता। तो सिमिलरली अगर वो बाद में मेजॉरिटी की एज पे भी पहुंच जाता है, वो अगर वो 18 ईयर्स का हो जाता है, तो उस केस में भी जो माइनॉरिटी की एज के एग्रीमेंट्स होंगे वो फिर भी वॉइड कंसिडर किए जाएंगे। वो दोबारा ये नहीं कहेगा, कोई नहीं कह सकता अब माइनर ने मेजर हो गया है तो अब जो एग्रीमेंट्स हैं ये क्या हो गए? वैलिड हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड हो गया। तो लॉ कह रहा है कि जो एग्रीमेंट्स माइनर के साथ माइनॉरिटी की एज में किए गए थे, जो तब वॉइड थे, अगर वो माइनर अब मेजर भी बन गया है, अगर वो ओवर 18 हो गया है, तो पुराने वाले एग्रीमेंट्स अब भी क्या होंगे? वॉइड ही कंसिडर किए जाएंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। Next point, if a minor enters into an agreement jointly with the major person, मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें एग्रीमेंट की एक साइड पे, एक पार्टी में 2 पर्सन हैं और दूसरी पार्टी जस्ट सिंगल पर्सन है। जिसमें एक एग्रीमेंट की एक पार्टी में 2 पर्सन हैं, उनमें से एक माइनर पर्सन है, एक मेजर पर्सन है। तो लॉ कहता है कि अगर माइनर किसी के साथ ज्वाइंटली किसी एग्रीमेंट में इंटर हो रहा है, तो उस केस में जो मेजर पर्सन होगा, जो माइनर के साथ ज्वाइंट में आ रहा होगा, वो
पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, उस केस में भी माइनर क्या है, वो लायबल नहीं होगा। उसको यहाँ पर क्या दिया लॉ ने, फिर दोबारा क्या किया है, सिक्योरिटी दी है। ए माइनर कैन बी एजेंट, जी चैप्टर 16 है आपकी स्टडी टेक्स्ट का, जिसमें आप देखेंगे, आपने खुद भी देखा होगा कि आप किसी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं और आप बीच में कमीशन ले रहे होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। और जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपको क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो लॉ कह रहा है अगर अगर आप एज एजेंट काम कर रहे हैं तो आपके सारे एक्ट्स का जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। तो लॉ कह रहा है कि माइनर एजेंट तो हो सकता है, माइनर कैन बी एजेंट बट कैन नॉट बी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या है, अगर वो प्रिंसिपल बन जाए तो मतलब क्या है, वो डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। और लॉ कहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। यहीं पर इसलिए वो कह रहे हैं कि माइनर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट आते हैं, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो होता है, अगर आपको पता भी होगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स, उसके पास इतने एसेट्स ना हो कि वो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस पे ऑफ कर सके, वो फिर कोर्ट में जाकर कोर्ट उसको क्या कर देता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। जब माइनर किसी डेट एग्रीमेंट में, किसी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर ही नहीं हो सकता कि उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है पे ऑफ करने के लिए, तो जाहिर सी बात है लॉ वो उसको लॉ इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकता। ए माइनर कैन फाइल ए सूट बट कैन नॉट बी सूड। जी, जब माइनर किसी के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं हो सकता, तो माइनर ने किसी के साथ कुछ देना भी नहीं होगा, तो कोई माइनर के अगेंस्ट सूट भी फाइल नहीं कर सकता, मतलब उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाकर कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं कर सकता। लेकिन माइनर किसी के भी खिलाफ क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पर माइनर को क्या दिया गया, एक बेनिफिट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पेरेंट ऑफ ए माइनर entered into on behalf of the minor, अगर माइनर के पेरेंट्स माइनर के बेनिफिट के लिए किसी एग्रीमेंट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल माइनर के पेरेंट्स माइनर की स्टडीज के लिए बैंक में जाते हैं, माइनर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और स्टडीज के लिए लोन लेते हैं। अब उस केस में क्या हो सकता है, माइनर के अगेंस्ट जो एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय और अगेंस्ट द माइनर। तो ऐसे केसेस में जहां पर पेरेंट्स माइनर के बेनिफिट के लिए किसी एग्रीमेंट में अगर इंटर होते हैं, तो उस केस में जो एग्रीमेंट है वो माइनर के अगेंस्ट भी क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है। जस्ट ये सिंपल ये एक सिंगुलर क्या किया है, एग्जाम्पशन है। लास्ट पॉइंट आपका माइनर का, ए पर्सन हु सप्लाइड नेसेसरीज टू ए माइनर इज इंटाइटल्ड टू बी reimbursed फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर। ये आपकी एक और एक्सेप्शन है। आपका चैप्टर 10 है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, हम वहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में इस पॉइंट को। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चीज का। अगर एक माइनर के घर वाले यहाँ पर नहीं है और उसके जो नेबर्स हैं वो उन दिनों के अंदर क्या करते हैं, माइनर को फूड प्रोवाइड करते हैं, माइनर को काफी चीजें लाकर देते हैं, बाजार से परचेज करके लाकर देते हैं। अब हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक तरह का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, माइनर को नेसेसरीज क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो लॉ कहता है, तो उस केस में जो पर्सन माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं वो उनकी कॉस्ट माइनर से क्या कर सकते हैं, रिइम्बर्स करवा सकते हैं। लेकिन वो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर से क्या करेंगे, रिइम्बर्स करवाएंगे। Such claim is against the property of the minor and not against the minor। अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब क्या वो रिइम्बर्स नहीं कर सकते, लेकिन वो माइनर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, सूट पर्सनली फाइल नहीं कर सकते। तो ये था आपका माइनर का स्टेटस। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट बाय पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। पहले देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। लॉ अनसाउंड पर्सन या साउंड माइंड किसको कहता है। ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, मतलब contract के टाइम पे he is capable to understand the terms of the contract। जी पहली बात, दो कंडीशन हैं साउंड माइंड के लिए कि अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अगर वो पर्सन इस काबिल है, इस अहल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सके, टू फॉर्म ए रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट, और ये वो जज कर सके कि इस कॉन्ट्रैक्ट की उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे। Thus, if a person is not capable of both, he is said to have suffered from unsoundness of mind। अगर ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों कंडीशंस एक पर्सन में मीट नहीं कर रही, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहते हैं।
अब अनसाउंड माइंड के एग्जांपल्स क्या क्या है आपके पास? स्पेसिफिक पर्सन या इडियट जो बाई बर्थ जिनकी मेंटल प्रॉब्लम होती है, जो क्या होते हैं मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में इडियट्स कहते हैं या स्पेसिफिक पर्सन कहते हैं। सेकंड आपके पास एग्जांपल है ल्यूनेटिक्स। ये वो पर्सन होते हैं जो कि बाई बर्थ तो ठीक होते हैं, लेकिन लाइफ में किसी स्टेज पर आकर वो मेंटल हेल्थ की उनको प्रॉब्लम बनती है, उनके थोड़े बहुत मेंटल इश्यूज बन जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन कभी कभी ठीक हो जाते हैं और कभी कभी वो क्या हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं। तो इनकी हम आगे डिस्कस करते हैं कि जब ये ठीक होते हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर ये ठीक इंटर हो सकते हैं तो फिर क्या कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वाइड होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि ड्रंकन पर्सन, अगर किसी ने कोई लगाई हुई है पैक शैक लगाया हुआ है, नशे की हालत में है, तब वो क्या होगा, वो कैपेबल टू अंडरस्टैंड नहीं होगा और ना वो रिश्ता जजमेंट कर सकता है नशे की हालत में कि क्या इसके इंटरेस्ट मेरे लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वाइड होगा। तो हम क्या कहते हैं वो भी क्या है अनसाउंड माइंड में है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट्स बाई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन कौन से होते हैं, क्या कंडीशन होती है। ये पहला पॉइंट, if a lunatic enters into a contract while he is of unsound mind, अगर ऐसा पर्सन जिसका दिमागी तवाज़ुन बाद में खराब हुआ है और अभी वो क्या है बीमार है, अगर बीमारी की हालत में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है और इस पीरियड में जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा वाइड होगा, मतलब वो गलत होगा, लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इफ ए lunatic enters into a contract while he is of sound mind, हालांकि जहाँ एक्चुअली में वो थोड़ा सा दिमागी मरीज है, लेकिन जिस टाइम वो एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है तब वो उन उन दिनों में वो ठीक था, उसकी मेंटल जो हेल्थ थी वो ठीक थी, उसको ये अंडरस्टैंड कर सकता था कि इस टर्म्स कंडीशंस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे उसके ऊपर। तो उस केस में जो है उस पीरियड में जो एग्रीमेंट होगा लॉ कहता है कि वो वैलिड है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एन एग्रीमेंट विद ए स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन कौन सा होता है, जो बाई बर्थ क्या होता है पागल होता है, जिसकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉ कहता है उसके साथ एग्रीमेंट अगर आप किसी भी स्टेज पर करते हैं तो वो वाइड होगा। मतलब स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, जब भी आप करेंगे वो आपका क्या होगा एग्रीमेंट वाइड कंसिडर किया जाएगा। अगर ऐसा पर्सन है जो बीमारी की वजह से तेज बुखार की वजह से अपनी थोड़ा सा डिस्टर्ब है या कुछ उसने पिया हुआ है, तो वो उस स्टेज में उस टेन्योर में उस पीरियड में जिस पीरियड में उसको बेहोशी की हालत में है, उस पीरियड में वो क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म ए रेशनल जजमेंट। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा तेज बुखार की हालत में है और वो बिल्कुल मदहोशी की हालत में बेहोशी की हालत में है, तो वो पर्सन भी उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर वो कोई बंदा उसके साथ बहला बहलू के क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या होगा वॉइड कंसिडर किया जाएगा। ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट्स। अब यहाँ पर ये बात क्यों कर रहा है, अगर एक पर्सन ए है वो अनसाउंड माइंड है, कभी कभी साउंड माइंड का ल्यूनेटिक पर्सन है, और एक पर्सन बी है। अगर पर्सन ए जब अनसाउंड माइंड था उससे एग्रीमेंट कर लेता है, लेकिन बाद में पर्सन बी कहते हैं कि यार ये एग्रीमेंट बी के हक में कम है, वो लॉ कोर्ट में कहते हैं कि जनाब जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब बी एक किस हालत में था, ये अनसाउंडनेस की हालत में था। तो लॉ इस केस में ए को बेनिफिट दे रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बेशक उसने अनसाउंडनेस की पीरियड में किया था, लेकिन अगर वो ए के बेनिफिट में है तो फिर वो क्या कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। सिमिलरली जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि नेसेसरीज के केस में अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन को भी क्या करता है नेसेसरी सप्लाई करता है, तो फिर उस केस में अनसाउंड माइंड पर्सन के भी आप प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं उन नेसेसरीज की रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि पोजीशन ऑफ ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। अगर एक ऐसा पर्सन है जो मैक्सिमम टाइम अनसाउंड माइंड रहता है, जिसकी मेंटल प्रॉब्लम रहती है, दिमागी हालत खराब रहती है, लेकिन कभी कभी उसको दिमागी हालत क्या हो जाती है ठीक हो जाती है, तो लॉ कहता है ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड बाय मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। मतलब जिस टाइम वो साउंड माइंड में होगा, मतलब जिस शख्स की दिमागी हालत ठीक होगी उस टेन्योर में उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं, लॉ उसको अलाउ कर रहा है।
नेक्स्ट कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि यूजुअली साउंड माइंड में रहता है, मतलब दिमागी हालत जिसकी आमतौर पर ठीक रहती है, लेकिन कभी कभी उसकी दिमागी हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल चीजें हैं, आपकी ये बीमारी डिजीजेज हैं, ऐसा पॉसिबल होता है। आप पेशेंट आपको ये अपनी सोसाइटी में ये अवेलेबल देख सकेंगे आप। लॉ कहता है कि उस केस में भी अगर पर्सन जिस जिस टाइम वो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में होगा, उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको लॉ ने क्या किया, डिस्क्वालीफाई क्या किया, अनाउंस कर दिया वह है। पहला है एन एलियन एनिमीज। ऐसा पर्सन जो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, उसको क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। लॉ कहता है ही कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड बी सूड ड्यूरिंग पीस टाइम। अगर दो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, अगर सऊदी अरेबिया का एक पर्सन पाकिस्तान में रह रहा है लेकिन वो सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है, तो वो पाकिस्तान में कोई भी बंदा उस सऊदी अरेबियन पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अगर सऊदी अरेबियन पर्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट अपनी को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो पाकिस्तानी पर्सन उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है, बट ड्यूरिंग पीस टाइम, मतलब उन दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान अमन कायम हो। लॉ कहते हैं अगर आपके इन दो कंट्रीज के दरमियान वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो इस वॉर के पीरियड में अलाइन एनिमी कैन नीदर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और बी सूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। मतलब जो वॉर के पीरियड में, जैसे पाकिस्तान इंडिया के ज्यादातर हालात खराब रहते हैं, तो जो वॉर का पीरियड होगा, टेन्योर होगा, उस पीरियड में ना आप एलियन का जो पर्सन है, जो एलियन एनिमी है, ना आप उसको सू कर सकते हैं, ना आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। लेकिन वार की डिक्लेरेशन से पहले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, क्योंकि तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो लॉ कहता है कि वो वाले कॉन्ट्रैक्ट या तो आप सस्पेंड कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे वार की पीरियड के दौरान। तो ये आपकी क्या थी, पहली डिस्क्वालिफिकेशन थी। फिर आपके हैं फॉरेन एम्बेसडर, जो डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठे, जिसको हम क्या कहते हैं, सफीर कहते हैं। जैसे हम रोज देख रहे होते हैं न्यूज पर के पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन सफीर को, इंडियन एम्बेसडर को क्या किया, अपने सफारत खाने में क्या किया है, बुलाया है। वो पर्सन जो किसी कंट्री के एम्बेसडर होते हैं, मतलब जो पाकिस्तानी पर्सन यूके में गए बैठे हैं, या यूके के ऑफिशियल पर्सन जो एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं, लॉ कहता है कि सच पर्सन हैव इम्यूनिटी unless they choose to submit themselves to the jurisdiction of our courts। मतलब यह है कि उन पर्सन्स को इम्यूनिटी है, आप उनको सू नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपनी मर्जी से खुद को पाकिस्तान की अदालतों के हवाले करना चाहें, तो फिर आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। दे हैव ए राइट टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो सकते हैं, बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। तो कौन सा अक्लमंद बाशऊर इंसान ऐसा काम करेगा, तो ऐसे बंदे के साथ क्या करे, एग्रीमेंट में जाए जिसको अगेंस्ट आप सू भी नहीं फाइल कर सकते। ये तो इसका बेनिफिट उठाएगा, आपसे बेनिफिट ले लेगा कॉन्ट्रैक्ट के, अपनी वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेगा, कहेगा जाओ जो करना है कर लो। इसलिए आपके क्या है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, लाओ ने क्या, इनको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। कन्विक्ट्स, ये ऐसा पर्सन जो अभी क्या है, जेल में पड़ा हुआ है, वो क्या है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन जब भी वो रिहा हो जाता है, जब उसकी कैद, जब जो भी उसकी इम्प्रिजनमेंट है, अगर 3 साल है, 3 साल पूरे हो जाते हैं, जो बाहर वो रिहा होकर बाहर आ जाता है, तो वो फिर दोबारा क्या हो जाता है, कॉम्पिटेंट हो जाता है, दोबारा से क्या हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट उस वो पर्सन क्या होता है, इनके इनकम्पिटेंट होता है, वो क्या हो सकते हैं, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है कि अगर वो पेरोल पे है, पेरोल एक टर्म है, लॉ अलाउ करता है कि कुछ केसेस में किसी पर्सन को उसकी सजा खत्म होने से पहले क्या कर देते हैं, वो रिहा कर देते हैं, लेकिन फिर भी सजा चल रही होती है, जो उसको स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा होता है किसी कुछ कंडीशन की बेसिस पे। तो सिमिलरली अगर वो पेरोल पे बाहर आया हुआ है, उस केस में भी वो पर्सन क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। जी इंस्टॉलमेंट, अगर किसी पर्सन को लॉ ने इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो वो पर्सन क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कंपनीज, आपको पता है कंपनीज क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हो सकती हैं, लेकिन ये वैलिड तब होगा अगर उसको
ऐसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है जो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी लीज पर कोई एसेट नहीं दे सकती, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, लीज पर एक एसेट दे देते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को इजाजत ही नहीं देता कि वो लीज पर एसेट दे। तो यहाँ पर अगर वो एग्रीमेंट कंपनी के वैलिड होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के वैलिड होंगे जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिन एग्रीमेंट्स की आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है। ये था आपका चैप्टर 4 जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।